नमस्कार, जय श्री कृष्णा साथियों। मैं आरन चिंपा एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस झुंझुनू में हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने वर्ण विचार का विस्तारित अध्ययन किया था। वर्ण विचार के 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं और आज अपने वर्ण विचार के तीसरे पार्ट को पढ़ेंगे। आओ साथियों, पहले ये जान लेते हैं कि इससे पहले अपने पार्ट 2 में क्या पढ़ चुके हैं, उसके बाद में वर्ण विचार का आगे का अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार में दूसरे पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा स्वरों का वर्गीकरण। क्या क्या पढ़ा, पहले उनको जानते हैं। स्वरों के वर्गीकरण में हमने निम्न में से कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े हैं। जैसे हमने ये पढ़ा था कि देवनागरी लिपि में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो देवनागरी लिपि में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। उन 11 स्वरों में मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। उनमें दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं। तो साथियों, संयुक्त स्वरों की संख्या हमने कितनी पढ़ी थी? 4 पढ़ी थी। संयुक्त स्वर कौन कौन से पढ़े थे? ए, ऐ, ओ, औ। और इन संयुक्त स्वरों को संध्याक्षर स्वरों के नाम से भी जाना जाता है। यदि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि संध्याक्षर स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो संध्याक्षर स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। वो कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। फिर हमने पढ़ा था कि इन संध्याक्षर स्वरों के अलावा 2 अन्य ध्वनियाँ भी हैं जिनकी गिनती न तो स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में की जाती है। तो वो 2 ध्वनियाँ कौन सी हैं जिनकी गिनती न तो स्वर में की जाती हैं और न ही व्यंजन में की जाती हैं? वे ध्वनियाँ जिनकी गिनती न तो स्वर में की जाती हैं और न ही व्यंजन में की जाती है, उनको अपने क्या कहा जाता है? अयोगवा ध्वनि। मैंने बताया था आपको कि अयोगवा ध्वनियों की संख्या 2 होती है। एक तो अनुस्वार और दूसरा कौन सा? विसर्ग होता है। फिर हमने ये पढ़ा कि उन 11 स्वरों में मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और संध्याक्षर स्वरों के अलावा इन 11 स्वरों में एक ऐसा स्वर भी है जो संस्कृत भाषा से लिया गया है। और संस्कृत भाषा से कौन सा स्वर लिया गया है? री लिया गया है। री जो है वो निम्न 2 ध्वनियों से मिलकर बने हैं। र प्लस ई से मिलकर बने। किससे मिलकर बने हैं? र प्लस ई से मिलकर बने हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि स्वरों का वर्गीकरण, हमने ये पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण किस किस के आधार पर किया गया। तो स्वरों का वर्गीकरण, पहला जो वर्गीकरण पढ़ा था वो मात्रा काल के आधार पर या उच्चारण काल के आधार पर किया गया था। तो साथियों, स्वरों का जो पहला वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया गया था? मात्रा काल या उच्चारण काल के आधार पर किया गया था। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए मात्रा काल या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो मात्रा काल और उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला कौन सा? ह्रस्व स्वर। दूसरा कौन सा? दीर्घ। तीसरा कौन सा? प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में कितनी मात्राओं का समय लगता है? 1 मात्रा का। दीर्घ में कितनी? 2 मात्रा का। और प्लुत में कितनी? 3 मात्राओं का समय लगता है। हमने पढ़ा कि ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है और प्लुत स्वरों की संख्या हिंदी में कुल कितनी होती है? 8। उसके बाद में हमने पढ़ा जीवा की स्थिति के आधार पर, जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। जीवा की स्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया था। अगर स्वर, मध्य स्वर और कौन सा? पश्च स्वर। अगर स्वर, मैंने ये बताया था कि अगर स्वर में ई ध्वनि वाले जो स्वर होते हैं वो किस में आते हैं? अगर स्वर में। ई, ए, ऐ। और मध्य में कौन सा आता है? अ। और बाकी बच गए वो सारे किस में थे? पश्च में। फिर हमने ये पढ़ा मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कुल भेद कितने होते हैं। तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कुल भेद कितने किए थे? 4 किए थे। कौन कौन से किए थे? संवृत स्वर, अर्ध संवृत, विवृत और कौन सा? अर्धविवृत। संवृत का क्या अभिप्राय होता है? मुंह का बंद होना। और विवृत से अभिप्राय क्या होते हैं? मुंह का खुलना। संवृत स्वर, विवृत, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत और अर्धविवृत स्वर, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम आगे का अध्ययन करेंगे। स्वरों के और कौन कौन से किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है, हम उनका अध्ययन करें। तो आओ साथियों,
कि अपना जो चौथा वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया गया है उसको पढ़ेंगे। चौथा जो वर्गीकरण किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है? ओष्टाकृति के आधार पर। चौथा वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? ओष्टाकृति के आधार पर। ओष्टाकृति के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्टाकृति के आधार पर। ओष्टाकृति से क्या अभिप्राय है? ओष्टाकृति से क्या अभिप्राय है? ओष्टाकृति से अभिप्राय है होंठ के आधार पर। किसके आधार पर? होंठ के आधार पर। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो स्वरों का उच्चारण करने पर कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करने पर अपने जो होंठ होते हैं वो वृत्त रूप धारण कर लेते हैं, और कुछ स्वर ऐसे होते हैं जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो अपने होठों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि स्वरों का उच्चारण करने पर अपने होंठ वृत्त रूप धारण कर ले तो उसे कहा जाता है वृत्ताकार। और यदि अपने उच्चारण करने पर स्वरों में किसी प्रकार अपने होठों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे कहा जाता है अवृत्ताकार। तो साथियों, ओष्टाकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों बांटा गया है? 2 भागों बांटा गया है। ओष्टाकृति के आधार पर यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भेद कितने हैं तो ओष्टाकृति के आधार पर कुल भेद कितने करोगे? 2 करोगे। कौन कौन से? पहला भेद कौन सा है? अवृत्ताकार। पहला भेद कौन सा? अवृत्ताकार। पहला भेद कौन सा है? अवृत्ताकार। और दूसरा भेद कौन सा है? वृत्ताकार। पहला भेद कौन सा? अवृत्ताकार। और दूसरा भेद कौन सा है? अवृत्ताकार। वृत्ताकार से क्या अभिप्राय? जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो स्वरों का उच्चारण करने पर अपने जो होठ हैं वो किस प्रकार से किस रूप में धारण करते हैं? गोल रूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया है? वृत्ताकार। जैसे वृत्ताकार में कौन कौन सी ध्वनि आ जाती है? ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं कौन कौन सी? ऊ, ओ, औ। जब हम इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो अपने जो होंठ है वो वृत्त रूप धारण कर लेता है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? वृत्ताकार कहा गया है। इनको क्या कहा गया है? वृत्ताकार। तो वृत्ताकार में कौन कौन से स्वर आ जाएंगे? ऊ, ओ, औ। तो यदि एग्जाम में पूछे वृत्ताकार स्वर कौन से हैं? ऊ, ओ, औ है। तो साथियों, बाकी बच गए कौन कौन से बच गए? ए, आ, बड़ी ई, छोटी बड़ी ई, ए, आई और कौन सा? री। जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो अपने होठों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? अवृत्ताकार। अ का मतलब क्या है? नहीं। वृत्ताकार का अर्थ है गोलाकार। यदि अपने होठ हैं वो वृत्ताकार रूप धारण नहीं करते हैं उसे क्या कहा जाता है? अवृत्ताकार। तो साथियों, अवृत्ताकार ध्वनि कौन कौन सी हैं? ए, आ, ई, ए, आई और कौन से? री है। लेकिन इनको आप याद कैसे रखोगे? याद रखने का सिंपल सा तरीका है। वो सिंपल सा तरीका कौन सा है? आप सीधा याद रखो कि ओष्टाकृति के आधार पर भेद कितने होते हैं? 2, वृत्ताकार और दूसरा अवृत्ताकार। तो ओ और यू ध्वनि वाले हैं कौन कौन से? ओ और यू ध्वनि वाले हैं कौन से? ओ और यू ध्वनि वाले हैं वो किस में आएंगे? वृत्ताकार में। और जो बाकी बच गए वो किस में चले जाएंगे? अवृत्ताकार में। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो साथियों, ओ और यू ध्वनि वाले किस में आएंगे? वृत्ताकार में। और जो बाकी बच गए वो किस में? अवृत्ताकार में। ठीक, अब आगे अपने बढ़ते हैं 5वां वर्गीकरण। यहाँ तक आपको समझ में आया है। अब आगे बढ़ते हैं अपने 5वां भेद कौन सा है? नंबर 5। 5वां जो वर्गीकरण है वो साथियों किसके आधार पर किया गया है? जाति के आधार पर। किसके आधार पर? जाति के आधार पर। किसके आधार पर? जाति के आधार पर। इसमें से भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हम जानते हैं। जाति के आधार पर प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, आओ साथियों हम उसका अध्ययन करते हैं। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, साधारण चीजें हैं जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो उनका अध्ययन करते हैं। जाति के आधार पर यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि जाति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो जाति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है?
दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो पहला भेद है सहजातीय स्वर। कौन से हैं? सहजातीय स्वर। पहला भेद कौन से है? सहजातीय स्वर। सहजातीय स्वर को अपने ये भी कह सकते हैं, सवर्ण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सवर्ण। दूसरा जो भेद है वो कौन सा है? विजातीय। कौन सा है? विजातीय। तो प्रश्न यदि साथियों पूछ लिया जाए जाति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं, तो आप कितने करोगे? दो भेद करोगे। एक तो सहजातीय है और दूसरा कौन सा? विजातीय। विजातीय यानी असवर्ण। कौन सा? असवर्ण। अब देखो सहजातीय स्वर, सहजातीय से अभिप्राय क्या है? यानी जाति से अभिप्राय है एक ही शकल के स्वर, एक जैसे स्वर। जो एक ही शकल के एक ही जैसे स्वर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सहजातीय स्वर। जो एक ही शकल के होते हैं, जो एक ही जैसे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सहजातीय स्वर। और हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम में प्रश्न आ जाए ए और ए प्लस ए या फिर ए प्लस आ, ये सहजातीय हैं या विजातीय हैं? तो हम क्या करेंगे? सहजातीय। जैसे ई प्लस ई भी क्या करेंगे? सहजातीय। जैसे उ प्लस उ भी क्या करेंगे? सहजातीय स्वर। क्यों? क्योंकि ये दो स्वर हैं वो एक ही जाति से संबंधित हैं, एक ही जैसे हैं, इसलिए उनको किस में रखा गया है? सहजातीय। तो साथियों सहजातीय स्वर से संबंधित किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है? तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सहजातीय स्वर का प्रयोग किस संधि में किया जाता है? सहजातीय स्वर का प्रयोग किस संधि में किया जाता है? तो सहजातीय स्वर का प्रयोग किस संधि में किया जाता है? दीर्घ स्वर संधि में। आपका उत्तर क्या रहेगा? दीर्घ स्वर संधि। कौन सा रहेगा? दीर्घ स्वर संधि। बहुत ही सिंपल आंसर है, बढ़िया तरीके से समझना। तो विजातीय स्वर कौन से होते हैं? जैसे अलग अलग स्वर आ जाए, ए प्लस ई आ जाए या फिर ए प्लस ए आ जाए या फिर जैसे अपने आ प्लस उ आ जाए, तो इनको अपने किस में रखेंगे? विजातीय स्वर में। तो आपने यहाँ तक समझा होगा। तो साथियों जाति के आधार पर स्वर कितने? दो ही भेद होते हैं, एक तो सहजातीय है और दूसरा कौन सा? विजातीय। जो एक ही जैसे स्वर है उनको सहजातीय कहा जाता है और जो अलग अलग स्वर है उनको विजातीय कहा जाता है। सहजातीय स्वरों का प्रयोग किस संधि में किया जाता है? दीर्घ स्वर संधि में किया जाता है। हमारा ये पांचों वर्गीकरण भी पूरा हुआ। अब अपने आगे बढ़ते हैं, छठा वर्गीकरण पढ़ते हैं कि स्वरों का जो छठा वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया गया। हम छठा जो वर्गीकरण है वो अपने उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ेंगे, जिनको कई बार व्यंजनों के साथ वर्गीकृत किया गया है। लेकिन हम व्यंजनों के साथ वर्गीकृत करने के बजाय हम इन स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पर जो भेद है उनको अलग से पढ़ेंगे। जैसे कौन कौन से भेद हैं, और साथियों छठा भेद अपने करने की चेष्टा करते हैं। छठा भेद, स्वरों का छठा वर्गीकरण। स्वरों का जो छठा वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया गया है? उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर किया गया है? उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर किया गया है? उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर इनको कैसे याद रखेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले तो ये देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर इनको याद कैसे करेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर यदि आप याद करो तो आप दो दो के जोड़े बना सकते हो स्वरों के। जैसे सबसे पहले ए और आ का एक जोड़ा बनाओ, उसके बाद में ए आ के बाद में ई और ई। कौन सा? ई और ई। उसके बाद में अपने कौन सा जोड़ा बन जाएगा? ऊ और ऊ का। ऊ के बाद में कौन सा बन जाएगा? री। री के बाद में कौन सा? ए आई। और उसके बाद में ओ और औ। ओ और औ साथी। अब देखो उच्चारण स्थान से अभिप्राय क्या है? उच्चारण स्थान से अभिप्राय है साथियों कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो स्वरों का उच्चारण किन किन स्थान से किया जाता है। जैसे कुछ स्वरों का उच्चारण करते हैं तो अपना कंठ प्रभावित होता है, कुछ स्वरों का उच्चारण करते हैं तो तालु प्रभावित होता है, कुछ स्वरों का उच्चारण करने पर होठों पर परिवर्तन होता है। इस प्रकार से अपने जो वाग्यंत्र होते हैं उन वाग्यंत्रों के कौन कौन से स्थान से स्वरों का उच्चारण किया जाता है, उस स्थान के आधार पर स्वरों को अलग अलग भागों में बांटा गया।
तो अपने जानने की कोशिश करते हैं कि कंठ से कौन सा स्वर उच्चरित होता है, तालु से कौन सा स्वर उच्चरित होता है, जैसे होठों से कौन सा स्वर उच्चरित होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आप दो दो का जोड़ा बनाओ, जैसे ए आ ई उ री ए आई ओ औ। आप इस प्रकार से लिख लेना। ए आ के आगे आप क्या करोगे, क्या लिखोगे, कंठ। क्या करोगे, कंठ। ई के सामने क्या लिखोगे, तालव्य। ई के सामने आप क्या लिखोगे, तालव्य। उ के सामने आप क्या लिखोगे, ओष्ठ्य। उ के सामने क्या लिखोगे, ओष्ठ्य। और री के सामने आप क्या लिखोगे, मूर्धन्य। मूर्धन्य। मूर्धन्य से अभिप्राय है जीव का मुड़ना, जीवा का मुड़ना। ई के आगे क्या लिखोगे आप, दंतोष्ठ्य। क्या लिखोगे, दंतोष्ठ्य। ई के बाद में आप क्या लिखोगे, अपने क्या लिखोगे, कंठ तालव्य। सॉरी, क्या लिखोगे, कंठ तालव्य। क्या लिखोगे, कंठ तालव्य। क्या लिखोगे, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। क्या लिखोगे, कंठ तालव्य। क्या लिखोगे, कंठ तालव्य। और ओ के बाद में क्या लिखोगे, कंठोष्ठ्य। क्या लिखोगे, कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ्य। तो साथियों, ए और आ को कंठ क्यों कहा जाता है, उसके पीछे कारण क्या है कि जब हम ए और आ ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने का जो मूल स्थान है वो कौन सा होता है, कंठ। जैसे अपने ए आ इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो कंठ का जो मूल स्थान है वहां पर कंपन होता है और वहां से इन स्वरों की उत्पत्ति होती है। इसलिए ए और आ को किस में रखा गया है, कंठ में। ए आ को किस में रखा गया है, कंठ में। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ई और ई को तालव्य में क्यों रखा गया। जब हम ई और ई ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने पर जीवा के बीच का स्थान है, कौन सा स्थान है, जीवा के बीच का स्थान ऊपर की ओर उठता है और ऊपर की ओर उठकर तालु पर दबाव पड़ता है। जब हम ई और ई ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो जीव का जो बीच का स्थान है, जीव का जो बीच का स्थान है वो ऊपर की ओर उठता है और ऊपर की ओर उठने के बाद वायु का जो दबाव है वो कहाँ पर पड़ता है, अपने तालु पर पड़ता है। इसलिए ई और ई को किस में रखा गया है, तालव्य में। जहाँ तक उम्मीद है साथियों आपको ये भी पता चला कि ई और ई को तालव्य क्यों कहा जाता है। तो हम आगे देखते हैं, उ और उ को ओष्ठ्य क्यों कहा जाता है। उ और उ को ओष्ठ्य इसलिए कहा जाता है कि जब हम उ और उ का उच्चारण करते हैं तो सर्वाधिक वायु का जो घर्षण है वो कहाँ पर होता है, होठों पर होता है। यदि अपने होठ न हो तो उ और उ का उच्चारण अपने कर नहीं सकते। क्यों, क्योंकि फेफड़ों से वायु उठने के बाद वायु का जो घर्षण है वो कहाँ पर होता है, होठों पर होता है। इसलिए उ और उ को किस में रखा गया है, ओष्ठ्य में। तो साथियों उ और उ को किस में रखा गया है, ओष्ठ्य में। फिर आगे लिखा है री। री को मूर्धन्य क्यों माना जाता है, क्योंकि जब हम री ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने पर जीवा का जो आगे का भाग है वो मुड़ जाता है। मूर्धन्य से अभिप्राय क्या है, मुड़ना। जब हम री ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो जीवा का आगे का भाग मुड़ जाता है। इसलिए हमने री को किस में रखा है, मूर्धन्य में रखा है। फिर साथियों अपने ये सोचते हैं कि ए और ऐ को कंठ तालव्य में क्यों रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि जब हम ए का उच्चारण करते हैं, ये जो ए स्वर है ये किन दो स्वरों से मिलकर बना है, ए प्लस ई से। तो साथियों ए को हमने किस में रखा था, कंठ में, और ई को किस में रखा था, तालव्य में। और ए और ई कंठ और तालव्य मिलकर क्या बन गया, कंठ तालव्य। इसलिए ए और ऐ को किस में शामिल करेंगे, कंठ तालव्य। ए और ई, ए किस में आता है, कंठ में, और ई किस में आता है, तालव्य में। और ए और ई को मिला दिया जाए तो कौन सा स्वर बन जाएगा, ए बन जाएगा। इसलिए यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए ए और ऐ को किस में शामिल किया जाता है तो किस में शामिल किया जाता है, कंठ तालव्य में। किस में शामिल किया जाएगा, कंठ तालव्य में शामिल किया जाएगा। फिर अपने ये प्रश्न आ जाए कि ओ और औ को किस में शामिल किया जाएगा। तो साथियों ओ किससे मिलकर बने हैं, तो अपने पहले ये देखते हैं ओ किससे मिलकर बने हैं, ए प्लस उ से। किससे मिलकर बने हैं, ए प्लस उ से। तो ये बताऊं
ए को हमने किस में शामिल किया था? कंठे में। और ऊ को किस में शामिल किया था? ओष्ठ्य में। तो दोनों मिलकर क्या बन गया? कंठोष्ठ्य। दोनों मिलकर क्या बन गया? कंठोष्ठ्य बन गया। इसलिए ओ और औ को किस में शामिल करेंगे? कंठोष्ठ्य में करेंगे। तो अब जहाँ तक उम्मीद है साथियों आपको यह भी समझ में आ गया कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनको बढ़िया तरीके से आप याद करने की चेष्टा करना। हर एग्जाम, चाहे वो पटवार का एग्जाम हो, रीट का हो, फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, इनमें से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से याद रखना। अब अपने आगे का वर्गीकरण करते हैं और अंतिम रूप में स्वर चल रहे हैं साथियों। स्वर का अंतिम रूप चल रहे हैं, अतः आप स्वर के अंतिम भाग को भी बढ़िया तरीके से समझना। स्वर का अंतिम भाग कौन सा है और उसको भी जानने की अपने कोशिश करती है। अंतिम भाग है जैसे स्वर का जो अंतिम रूप है, स्वर का अंतिम रूप अपने पढ़ने जा रहे हैं। स्वर का अंतिम रूप जो है वो अपने नासिका के आधार पर पढ़ेंगे, नासिका के आधार पर पढ़ेंगे। अंतिम जो सातवां वर्गीकरण मैं करने जा रहा हूं वो किसके आधार पर है? नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर, नासिका के आधार पर साथियों वैसे तो अपने दो रूप देखने को मिलते हैं, एक तो अनुस्वार और दूसरा कौन सा? अनुनासिक। लेकिन एक तीसरा स्वरूप भी हमारे सामने आता है और वो कौन सा है? अनुस्वार, अनुनासिक और तीसरा स्वरूप कौन सा? निर्नुनासिक। और साथियों हम इन नई चीज़ों को भी सीखने का प्रयास करेंगे कि ये निर्नुनासिक क्या है और अनुनासिक है क्या। थोड़ा सा बढ़िया तरीके समझना। नासिका के आधार पर, नासिका के आधार पर हमारे सामने कितने स्वरूप सामने आते हैं? 3 स्वरूप सामने आते हैं। कौन कौन से स्वरूप सामने आते हैं? तो पहला स्वरूप कौन सा है? अनुस्वार। पहला कौन सा? अनुस्वार। पहला स्वरूप कौन सा है? अनुस्वार। पहला स्वरूप कौन सा है? अनुस्वार। दूसरा कौन सा है? अनुनासिक। दूसरा कौन सा है? अनुनासिक। साथियों दूसरा स्वरूप कौन सा? अनुनासिक। दूसरा कौन सा? अनुनासिक। और तीसरा स्वरूप कौन सा है? निर्नुनासिक। तीसरा स्वरूप कौन सा है? निर्नुनासिक। तीसरा स्वरूप कौन सा है? निर्नुनासिक। तीसरा स्वरूप अपना निर्नुनासिक। तो साथियों निर्नुनासिक स्वर को करने से पहले हमें अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर समझना जरूरी है कि अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है। अनुस्वार और अनुनासिक में पहला तो अंतर चिन्ह का है। पहला अंतर किसका है? चिन्ह का। तो अनुस्वार का चिन्ह कौन सा होता है? केवल एक बिंदी के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में? बिंदी के रूप में। अनुनासिक का जो चिन्ह है, अनुनासिक का चिन्ह है वो कौन सा होता है? चंद्र और बिंदु दोनों होता है। साथियों थोड़ा सा ध्यान रखना, अनुस्वार और अनुनासिक में पहला अंतर जो है वो चिन्ह में अंतर है। अनुस्वार में केवल बिंदी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अनुनासिक में जो अंतर है वो चंद्र और बिंदु दोनों का प्रयोग किया जाता है। अब एक चीज यहां पर और ध्यान रखना, एक ऐसा भी स्वर है, अपने एक ऐसी आगत ध्वनि है जिसमें केवल चंद्र का प्रयोग किया जाता है, वो हिंदी का न होकर अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। तो वो अंग्रेजी भाषा से कौन सी ध्वनि ली गई है पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे एक ध्वनि अपने ओ, ये जो ध्वनि है ये न तो आ ध्वनि है और न ही ओ ध्वनि है। पीछे रीट के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है और इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था कि ये जो आगत ध्वनि है, ये जो अंग्रेजी भाषा से ये जो ध्वनि ली गई है ये किन दो स्वरों से मिलकर बनी है। तो साथियों पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम अनुस्वार और अनुनासिक पर आते हैं। ये किन दो ध्वनियों से मिलकर बनी है? तो कौन सी ध्वनि? आ और ओ के बीच की ध्वनि है। तो साथियों आपने इसको भी बढ़िया तरीके से समझा कि ओ, ये जो ध्वनि है साथियों ये अपने हिंदी स्वरों में नहीं गिनी जाती, ये अंग्रेजी भाषा से आगत ध्वनि है। ये कह सकते हैं विदेशी ध्वनि है, मेहमान ध्वनि है। और ये किन दो ध्वनियों से मिलकर बनी है? आ और ओ के बीच की ध्वनि है। किन के बीच की? आ और ओ की। ये न तो आ ध्वनि है और न ही ओ है। तो चंद्र बिंदु में और उस केवल चंद्र में आपने अंतर समझा। अब देखते हैं अनुस्वार और अनुनासिक में दूसरा अंतर क्या है। अनुस्वार इसका जो उच्चारण स्थान है, दूसरा अंतर है स्थान का। अनुस्वार और अनुनासिक में जो दूसरा अंतर है वो किसका अंतर है? स्थान का। अनुस्वार का उच्चारण
केवल नाक से किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण है वो किससे किया जाता है? केवल नाक से। किससे किया जाता है साथियों? केवल नाक से। अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से किया जाता है, लेकिन अनुनासिक का जो उच्चारण है वो नाक और मुँह दोनों से किया जाता है। नाक और मुँह दोनों से किया जाता है। सबसे बड़ा अंतर है साथियों, ये नई चीज़ है और आप बढ़िया तरीके से इनको समझना। मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं और आपको उस उदाहरण से बहुत बढ़िया तरीके से ये बातें स्पष्ट होगी। तो पहले वो उदाहरण लेते हैं अपने, पहले वो उस उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एक लिखा हंस, मैंने एक लिखा हंस, और दूसरा यहाँ पर इस पर मैंने अनुस्वार का प्रयोग किया, और दूसरे हंस पर मैं चंद्र बिंदु का प्रयोग करता हूँ। देखो इनका उच्चारण कैसे करेंगे? ऊपर वाला जो शब्द लिखा है जिसके ऊपर मैंने केवल अनुस्वार का प्रयोग किया है उसका उच्चारण कैसे करेंगे? हंस। लेकिन जो नीचे शब्द लिखा है और उसमें जो अनुनासिक का प्रयोग किया है उसका उच्चारण हंस न करके उसका उच्चारण कैसे करेंगे? हंस करेंगे। यानी कि जब हम इस ध्वनि का उच्चारण करेंगे, इस ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो उच्चारण स्थान केवल नाक से होगा, लेकिन इस ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो नाक और मुँह दोनों का प्रयोग होगा। तीसरा अंतर कौन सा है? अनुस्वार। तीसरा अंतर कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा अंतर है भाषा का। वो कौन सा है? जब हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तो वह शब्द किस भाषा का होगा? तत्सम भाषा का। यदि हम केवल अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तो साथियों वह तत्सम भाषा का शब्द होगा, और अनुनासिक का प्रयोग करेंगे तो वह किस भाषा का शब्द होगा? तद्भव भाषा का शब्द होगा। किस भाषा का शब्द होगा? तद्भव भाषा का शब्द होगा। इसको भी अपने एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा, जैसे अपने इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं जिससे अपने और ज़्यादा स्पष्ट होगा। वो उदाहरण कौन सा है? जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिखता हूँ, एक लिखा मैंने अंधकार, एक शब्द क्या लिखा? अंधकार। दूसरा उदाहरण लिखा मैंने अंधेरा, दूसरा उदाहरण मैंने क्या लिखा? अंधेरा। अब देखो पहले वाला जो शब्द है उसके ऊपर मैंने किसका प्रयोग किया? अनुस्वार का प्रयोग किया, और जिसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है वो किस भाषा का शब्द होता है? तत्सम। तो अंधकार जो शब्द है वो साथियों किस भाषा का शब्द है? तत्सम भाषा का शब्द है, और जिसके ऊपर चंद्र बिंदु का मैंने प्रयोग किया है कौन सा? अंधेरा। ये जो अंधेरा शब्द है साथियों एग्जाम में पूछ लिया जाए ये तत्सम है या तद्भव, तो हम क्या करेंगे? तद्भव। अब अपने ये सोचते हैं कि सर इसका और क्या फर्क पड़ेगा? तो जैसे अपने विलोम शब्द पढ़ते हैं जिनको विपरीतार्थक भी कहा जाता है, यदि अपने विलोम शब्द पढ़ते हैं तो उसमें जो तत्सम विलोम होगा, तत्सम शब्द होगा, तो विलोम भी क्या होगा? तत्सम होगा। यदि तद्भव शब्द है तो उसका विलोम भी क्या होगा? तद्भव होगा। जैसे एग्जाम में बहुत बार अपने विलोम शब्द गलत हो जाते हैं, और उनके गलत होने का एक कारण ये भी होता है कि हमें उन शब्दों के बारे में ज्ञान नहीं होता है। जैसे अंधकार शब्द लिखा है तो अंधकार का जो विलोम होगा वो क्या होगा? प्रकाश, और अंधेरा का क्या होगा? उजाला। तो साथियों आपने देखा कि अनुस्वार और अनुनासिक में रात दिन का अंतर है, कितना प्रभाव पड़ता है इसको भी हमने देखा। तीसरा जो अंतर है, चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है, पहला अंतर कौन सा है? चिन्ह का है। अनुस्वार के ऊपर केवल बिंदी का प्रयोग किया जाता है, अनुनासिक के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो केवल नाक है, और अनुनासिक का जो उच्चारण स्थान है वो नाक और मुँह दोनों है। अनुस्वार जो है जिस शब्द के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे वो तत्सम होगा, और अनुनासिक का प्रयोग करेंगे वो तद्भव होगा। चौथा जो अंतर है, यदि अनुस्वार का प्रयोग जिस शब्द के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे उस वर्ण की 2 मात्रा गिनेंगे। कितनी मात्रा गिनेंगे? 2 मात्रा। साथियों इस बात को ध्यान से समझना, गौर से समझना। यदि हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तो उसकी कितनी मात्रा गिनेंगे? 2 मात्रा गिनेंगे। मेरा कहने का अभिप्राय है कि यदि अनुस्वार का प्रयोग कर दिया जाए तो वह वर्ण ह्रस्व की बजाय क्या माना जाएगा? दीर्घ माना जाएगा। क्या माना जाएगा? दीर्घ माना जाएगा। यदि अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है तो उसकी 2 मात्रा गिनने की बजाय कितनी मात्रा गिनेंगे? 1 मात्रा गिनेंगे। कितनी मात्रा गिनेंगे? 1 मात्रा गिनी जाएगी। अर्थात जिसके ऊपर चंद्र बिंदु अनुनासिक का प्रयोग करते हैं वह ह्रस्व स्वर में गिना जाता है। किस स्वर में गिना जाता है? ह्रस्व स्वर में गिना जाता है। किस स्वर में गिना जाता है? ह्रस्व। जैसे अपने
उदाहरण के माध्यम से उसको समझते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ और उससे को बढ़िया तरीके से समझना। जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा अंक, एक शब्द लिखा अंक। जैसे इस ए के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया गया। यदि अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तो इस ए को हम अश्व नहीं मानेंगे, अपितु क्या मानेंगे, दीर्घ। और इसकी मात्रा कितनी गिनी जाएगी, 2। इसकी कितनी मात्रा गिनी जाएगी, 2। यदि मैं ए के ऊपर, जैसे अभी मैंने लिखा अंधेरा, अंधेरा लिखा, अब इस ए के ऊपर किसका प्रयोग किया गया है, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो इसकी मात्रा 2 गिनने के बजाय कितनी गिनेंगे, 1 ही गिनेंगे। अर्थात चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वो एक दीर्घ स्वर न होकर क्या होगा, अश्व स्वर होगा। क्या होगा, अश्व स्वर। तो इसकी मात्रा कितनी गिनेंगे, 1 मात्रा गिनेंगे। तो ये था अपने अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अब तीसरा एक और भेद है, वो है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक, तो साथियों निर्नुनासिक किसे कहा जाता है, पहले तो इसका संधि विच्छेद करते हैं। जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो इसमें 2 शब्द सामने आएंगे, एक तो निर और दूसरा कौन सा, अनुनासिक। पहला शब्द कौन सा आएगा, निर, और दूसरा कौन सा, अनुनासिक। जब निर्नुनासिक शब्द को तोड़ते हैं तो इसमें उपसर्ग कौन सा है, निर है। और आगे जब रै के नीचे हलंत लगाएंगे तो आगे शब्द क्या बच जाएगा, अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक। अर्थात निर का मतलब होता है नहीं, निर का मतलब क्या होता है, नहीं। वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर नाक का प्रयोग नहीं किया जाता है, वे स्वर जिनके ऊपर न तो अनुस्वार का प्रयोग करते हैं और न ही अनुनासिक। अर्थात वे सभी स्वर, वे 11 के 11 स्वर जिनके ऊपर अनुस्वार या चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं, वो सभी स्वर क्या कहलाते हैं, निर्नुनासिक। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ए, आ, ई। यदि मैं इन स्वरों के ऊपर, यदि मैं इन स्वरों के साथ अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग नहीं करता हूं तो वो सभी स्वर क्या कहलाएंगे, निर्नुनासिक कहलाएंगे। तो साथियों ये थे हमारे स्वर। अब स्वरों का वर्गीकरण खत्म हो चुका है और आज अपने अब आगे जो है व्यंजन का वर्गीकरण शुरू करते हैं। व्यंजनों की शुरुआत करते हैं, स्वर अपने पूर्ण हुए और व्यंजन। तो साथियों आगे जो है वो पढ़ेंगे व्यंजन। आगे क्या पढ़ेंगे, व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन। सर बहुत बढ़िया तरीके से अपने क्लियर कर चुके हैं और जितने भी पार्ट फर्स्ट हैं, पार्ट 2 हैं, उनका भी थोड़ा सा बढ़िया तरीके से अध्ययन करना साथियों, उनका अध्ययन करना, क्योंकि हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो अपना टॉपिक चल रहा है वो अति महत्वपूर्ण है, एक एक चीज को बढ़िया तरीके से समझना आप। अब अपने पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन, व्यंजन। अब अपने कौन सा, व्यंजन। वर्ण के कुल कितने भेद बताए थे आपको, 2 भेद बताए थे। पहला भेद कौन सा, स्वर, और दूसरा भेद कौन सा है, व्यंजन। पहला भेद कौन सा, स्वर, और दूसरा कौन सा, व्यंजन। तो साथियों अब अपने व्यंजन पढ़ रहे हैं। पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि स्वर और व्यंजन में हमने अंतर किया था। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, स्वर एक स्वतंत्र इकाई होती है, लेकिन व्यंजन जो है वो एक स्वतंत्र इकाई नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय है, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो स्वर जो है वो मुख से बिना किसी बाधा के अपने मुख से बाहर निकल जाती है, लेकिन जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न अवश्य होती है। और तीसरा अंतर हमने ये पढ़ा था कि स्वरों का उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो अन्य ध्वनियों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर का उच्चारण करते हैं जैसे ए, आ, ई स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं क, का, की, तो उनके साथ स्वरों का उच्चारण करना अति आवश्यक है। तो ये हमने अंतर पढ़ चुके हैं। अब अपने व्यंजन को आगे बढ़ाते हैं। व्यंजन से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न आ जाए, व्यंजन को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो साथियों व्यंजन को संस्कृत में क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। यदि प्रश्न आ जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो अपने कितनी पढ़ेंगे, 33 पढ़ेंगे, 33 पढ़ेंगे। 33 व्यंजन कौन कौन से, जैसे अपने क से लेकर है तक पढ़ेंगे साथियों। और प्रश्न आ जाए संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो साथियों
संयुक्त व्यंजनों की संख्या, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? एक तो अपने अक्षय, दूसरा कौन सा? त्रय, त्रय के बाद है ज, और ज्ञ के बाद है श्रय। इन 4 संयुक्त व्यंजनों से संबंधित भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि अक्षय ये किन ध्वनियों से मिलकर बने हैं? तो जो अक्षय हैं वो किन ध्वनियों से मिलकर बने हैं? क और श। और स के नीचे हलंत लगाएंगे तो कौन सा स्वर निकल जाएगा? ए। त्रय किससे मिलकर बना है साथियों? तय। और कौन सा? र। और र के नीचे हलंत लगाएंगे तो कौन सा स्वर निकल कर सामने आएगा? ए। ज्ञ किससे मिलकर बना है साथियों? ज। और कौन सा? ये। और यदि आप यहाँ के नीचे हलंत का प्रयोग करोगे तो कौन सा स्वर निकल कर सामने आएगा? ए आएगा। और श्रय किससे मिलकर बने हैं? श। और कौन सा? र। र के नीचे हलंत लगाएंगे तो कौन सा? ए। इनका हम अध्ययन पहले भी कर चुके हैं, एक बार इनको बढ़िया तरीके से समझना। व्यंजन को संस्कृत में क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33। आप 36 या 37 मत कर देना। यदि एग्जाम में प्रश्न पूछे व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप कितनी करोगे? 33। तो सर का ये जो संयुक्त व्यंजन है ये क्यों नहीं गिने जाते? क्योंकि संयुक्त व्यंजनों की गिनती कर चुके हैं हमें। वो जो 33 व्यंजन है उन 33 व्यंजनों में संयुक्त व्यंजनों की गिनती हो चुकी है। किस रूप में हो चुकी है? जैसे क की भी गिनती हो चुकी है, स की गिनती हो चुकी है, त की गिनती हो चुकी है, र की पहले से गिनती कर चुके हैं। इसलिए साथियों जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है तो हम 37 करने के बजाय कितनी करते हैं? 33। और जो आरपीएससी या अन्य कोई कंपटीशन होते हैं उनके माध्यम से ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और उन्होंने जो संख्या मानी है वो कितनी मानी है? 33 ही मानी है। अतः प्रश्न आ जाए व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो अपने कितनी करेंगे? 33 करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, व्यंजनों के भेद कितने होते हैं? साथियों ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया है। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि व्यंजनों के भेद कितने हैं, व्यंजनों के भेद कितने हैं, व्यंजनों के भेद कितने होते हैं, ये देखने में जितना सिंपल है उतना कठिन भी है। कई बार एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं तो हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि व्यंजन के कौन से भेद पूछे जा रहे हैं। तो व्यंजनों के भेद जो है वो कुल कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। उन 3 भेदों का अपने अभी वर्णन करिए। कौन कौन से व्यंजनों के कुल भेद कितने होते हैं? 3 भेद। तो आओ साथियों वो 3 भेद कौन कौन से हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। वो 3 भेद कौन कौन से हैं? पहले उन व्यंजनों को लिख लेते हैं। जैसे क के बाद है ख, ग के बाद है घ और अंग। एक और ध्यान रखना साथियों, जब अपने क वर्ग लिखते हैं तो उसमें जो ये बिंदी है, ये जो बिंदी है वो एक मध्य में प्रयोग की जाती है, न के नीचे। इसके बाद है च, छ, ज, छ और क्या? अन। ये यह नहीं होता है, ये होता है अन। उसके बाद में त, थ, द, थ, अन। इसके बाद में त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग आएगा, प, फ, ब, भ, म। इसके बाद में ये, र, ल और व के बाद में कौन सी पंक्ति आएगी? स वाली। श, स और है। अब देखो साथियों प्रश्न आ जाए कि व्यंजनों के भेद कितने होते हैं तो अपने व्यंजनों के कुल भेद कितने करेंगे? 3 करेंगे। वो 3 भेद कौन कौन से हैं? क से लेकर ये जो 5 पंक्ति है, क से लेकर प वाली जो पंक्ति है, इस पंक्ति को पहला भेद कौन सा किया गया है? स्पर्शी व्यंजन। कौन सा किया गया है? स्पर्शी व्यंजन। व्यंजन का जो पहला भेद है वो कौन सा है? स्पर्शी व्यंजन। ये जो यह वाली पंक्ति है इसको क्या कहा जाता है? अंतस्थ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अंतस्थ कहा जाता है। तीसरी जो पंक्ति है स वाली, इसको क्या कहा जाता है? ऊष्मीय व्यंजन। क्या कहा जाता है? ऊष्मीय व्यंजन कहा जाता है। तो साथियों यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि व्यंजन के भेद कितने हैं
तो हम व्यंजन के कुल भेद कितने करेंगे? 3 करेंगे। पहला भेद कौन सा? स्पर्शी व्यंजन। दूसरा कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा कौन सा? ऊष्मीय व्यंजन। अब अपने ये जानते हैं कि सर क से लेकर ये जो मैं व्यंजन है इनको स्पर्शी व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्या कारण है कि इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है? इनको स्पर्शी व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि जब हम क से लेकर मैं तक के व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने पर ये जो व्यंजन है वो अपने वाग्यंत्रों में स्पर्श तो करते ही करते हैं, लेकिन स्पर्श करने के बाद ये व्यंजन स्फोट के साथ, स्फोट का मतलब होता है अचानक अपने मुख विवर से बाहर निकल जाते हैं। जब हम स्पर्शी व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो इन व्यंजनों का उच्चारण करने पर ये व्यंजन अपने मुख में, अपने वाग्यंत्रों में कहीं ना कहीं स्पर्श तो करते ही करते हैं। स्पर्श करने के तुरंत बाद स्फोट के साथ अचानक मुख से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है? स्पर्शी व्यंजन। तो साथियों क से लेकर मैं तक जो व्यंजन है उनको क्या कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन। क से लेकर मैं तक व्यंजन है उनको क्या कहा जाता है? स्पर्शी। उसके बाद में दूसरा भेद कौन सा है? अंतस्थ है। य, र, ल, व, इनको क्या कहा जाता है? अंतस्थ। इनको अंतस्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम क से लेकर मैं तक व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो वो अपने मुख से स्फोट के साथ अचानक मुख से बाहर निकलते हैं, लेकिन य, र, ल, व इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो ये ध्वनियाँ अपने मुख से अचानक न निकल कर ये अपने मुख में पहले तो मुख के अंदर ही अंदर घूमती है और उसके बाद में मुख से बाहर निकलती है, इसलिए इनको क्या कहा गया? अंतस्थ कहा गया। ये र, ल, व ये जो ध्वनि है अचानक मुख से बाहर नहीं निकलती, ये मुख के अंदर ही अंदर घूमती रहती है। अंदर ही अंदर घूमने के कारण इनको क्या कहा गया? अंतस्थ। फिर उसके बाद में अंतिम जो पंक्ति है वह श। इनको उसमें क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने पर, इन व्यंजनों का उच्चारण करने पर अपनी जो जीवा है उस जीवा के ऊपर घर्षण उत्पन्न होता है और उस घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण उन्हें क्या कहा गया है? ऊष्मीय व्यंजन कहा गया। इन व्यंजनों का उच्चारण कैसे करते हैं? जैसे ये लिखे गए स, तो साथियों ये स नहीं है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो कैसे करते हैं? श, श, स, ह। जब हम इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं जैसे श ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो अपने जीवा के ऊपर घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षण उत्पन्न होने के कारण अपने जीवा के ऊपर क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा। और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण इनको किस में रखा गया है? ऊष्मीय व्यंजन में रखा गया है। तो साथियों आपने ये समझा कि व्यंजन को संस्कृत में क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। व्यंजनों के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला भेद स्पर्शी, दूसरा कौन सा? अंतस्थ, और तीसरा कौन सा? ऊष्मीय व्यंजन। अब एग्जाम में और क्या प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रश्न आ जाए स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? जब हम क, च, ट, त, प इन 5 पंक्तियों में व्यंजनों की गिनती करेंगे, प्रत्येक पंक्ति में कितने व्यंजन है? 5 है। तो 5 पंक्तियों में कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या पूछे तो अपने कुल कितनी करेंगे? 25। तो साथियों स्पर्शी व्यंजनों की संख्या पूछे तो कितनी है? 25 है। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पूछे तो कुल कितनी करेंगे? 4 करेंगे। कौन कौन से? य, र, ल और व। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप कितनी करोगे? 4। और उसमें व्यंजनों की संख्या पूछे तो उसमें व्यंजनों की संख्या भी कितनी है? 4। कौन कौन सी? श, स और ह। तो उसमें व्यंजनों की संख्या पूछे तो कितनी है? 4। अब एक बार एग्जाम में और भी प्रश्न इनमें से पूछा गया था। वो कौन सा प्रश्न पूछा गया कि क, च, त और प ये जो 5 पंक्ति हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? वर्ग कहा जाता है। इनको वर्ग क्यों कहा जाता है? वर्ग से अभिप्राय क्या है? जब हम क से लेकर अंग तक अपने व्यंजनों की गिनती करते हैं तो कितनी है? ऐसे गिनेंगे तो भी 5 हैं, इस प्रकार से गिनेंगे तो भी 5 हैं और ऐसे गिनेंगे तो भी 5 हैं। और जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है।
इसलिए साथियों क, च, ट, ट, प, कौन कौन सी? क, च, ट, ट, प, ये जो 5 पंक्तियां हैं इनको किस में शामिल किया जाता है? वर्ग में शामिल किया जाता है। तो साथियों यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए वर्गों की संख्या कितनी है, यदि प्रश्न आ जाए कि वर्गों की संख्या कितनी है, तो आप कितनी करोगे? 5। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि वर्गों की संख्या कितनी है, यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए वर्गों की संख्या कितनी है, तो आप कितनी करोगे साथियों? 5 करोगे। 5 वर्गों की संख्या पूछे तो कितनी? 5। लेकिन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि वर्गों में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो क्या कराए? 5 कराए। यदि वर्गों की संख्या पूछे तो 5 करनी है, लेकिन वर्गों में व्यंजनों की संख्या पूछे तो 5 करने की बजाय आप कितनी करोगे? 25 करोगे। कितनी करोगे? 25 करोगे। यदि वर्गों में व्यंजनों की संख्या, वर्गों की संख्या तो 5 है, लेकिन वर्गों में व्यंजनों की संख्या पूछे, किसकी? व्यंजनों की संख्या पूछे, यदि व्यंजनों की संख्या पूछे तो आप लोग कितनी करोगे? 25 करोगे। कितनी करोगे? 25 करोगे। तो यहाँ तक अपने व्यंजनों के भेद किए हैं और आगे जो है अपने अब व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। देखते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण किस किस के आधार पर किया गया है। तो आओ साथियों अपने व्यंजन का वर्गीकरण भी पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने व्यंजनों के भेद पढ़े हैं, अब अपने व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे व्यंजनों का उच्चारण स्थान के आधार पर है, उच्चारण के आधार पर है, कंपन के आधार पर है, श्वास वायु के आधार पर है। व्यंजनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो आओ साथियों व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं और उस वर्गीकरण में से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, उनको भी बढ़िया तरीके से अपने समझते हैं। एक एक चीज समझने की चेष्टा करना। चलो आगे अपने व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। व्यंजनों का जो पहला वर्गीकरण है, व्यंजनों का पहला जो वर्गीकरण है वो उच्चारण स्थान के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया साथियों? उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर है? उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर है? उच्चारण स्थान के आधार पर। तो साथियों उच्चारण स्थान के आधार पर हमने स्वर को अलग जगह से पढ़ा था, अलग जगह पढ़ा था। अब अपने उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा क, ख, ग, घ और घ के बाद में अंग, उसके बाद में अनुस्वार और अनुस्वार के अलावा विसर्ग, अनुस्वार के बाद में विसर्ग, अनुस्वार के बाद में विसर्ग। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? उसके बाद में च, छ, ज, झ, झ, उसके बाद में अन के बाद में श और ये। फिर कौन सी पंक्ति आती है? च के बाद में ट, ठ, ड के बाद में कौन सा व्यंजन? ड के बाद में ढ, ढ के बाद में ढ के बाद में अण, री, र और स। कौन सा? श। फिर इसके बाद में कौन सी पंक्ति? त, थ, द, ध, न और कौन सा? ल, श। इसके बाद में प पंक्ति प, फ, ब, भ और मैं। उसके बाद में फ, उसके बाद में फ और कौन सा? उसके बाद में फ अरबी फारसी और व। एक अरबी फारसी और भी पूछा जाता है ज। तो आओ साथियों उच्चारण स्थान के आधार पर किन किन भेदों में वर्गीकृत किया गया है उनको हम पढ़ते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, अनुस्वार और विसर्ग। इनको किस में रखा गया है? कंठ में। इनको किस में रखा गया है? कंठ में रखा गया है। किस में रखा गया है? कंठ में। क वर्ग को क, ख, ग, घ, अंग, अनुस्वार और है विसर्ग, इनको कंठ में क्यों रखा गया है? क्योंकि जब हम इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो इन ध्वनियों का उच्चारण करने पर ये जो ध्वनियाँ इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने पर कौन सा स्थान प्रभावित होता है? अपना कंठ प्रभावित होता है। इसलिए इनको हमने किस में रखा? कंठ में। क, ख, ग, घ, ग, अंग और इसके अलावा अनुस्वार और विसर्ग, इनको किस में शामिल किया जाता है? कंठ में। फिर उसके बाद में च,
छ, ज, झ, अन, श, ये, इनको किस में शामिल किया जाता है? तालव्य में। इनको किस में शामिल किया जाता है? तालव्य में। इनको किस में शामिल किया जाता है? तालव्य। क्यों किया जाता है? क्योंकि जब हम च वर्ग का उच्चारण करते हैं तो अपनी जो जीवा है वो कहाँ पर टकराती है? तालु से। तालु से टकराती है साथियों। आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो, जैसे च, छ, ज, झ, यह बोलोगे तो तालु से नहीं टकराएगी। ये कौन सा है? अन। अन बोलेंगे तो जीवा कहाँ टकराएगी? तालु से। इसके अलावा श, ये, इन ध्वनियों का उच्चारण करेंगे तो जीवा कहाँ टकराती है? तालु से टकराती है। इसलिए इनको किस में शामिल किया गया है? तालव्य में। फिर इसके बाद है ट, ठ, ड, ड़, ढ, ढ, अण, र के बाद री और स षटकोण, इनको किस में शामिल किया जाता है? मूर्धन्य में। इनको मूर्धन्य में क्यों शामिल किया जाता है? क्योंकि मूर्धन्य से अभिप्राय है मुड़ जाना। जब हम ट वर्ग, इस वर्ग का उच्चारण करते हैं तो अपनी जो जीवा है वो आगे से मुड़ जाती है, और मुड़ जाने के कारण इसको किस में शामिल किया गया है? मूर्धन्य में। किस में शामिल किया गया है? मूर्धन्य में। क वर्ग को किस में शामिल किया गया है? कंठ में। क्यों? क्योंकि इन ध्वनियों का उच्चारण किससे? कंठ से। च को किस में शामिल किया जाता है? तालव्य में। क्यों? क्योंकि इन ध्वनियों को उच्चारण करते हैं तो अपनी जीवा कहाँ टकराती है? तालु से टकराती है। और ट वर्ग का उच्चारण करते हैं तो अपनी जीवा आगे से मुड़ जाती है, और आगे से मुड़ जाने के कारण टो, ठ, इनके मुड़ जाने के कारण इनको किस में रखा गया है? मूर्धन्य में। त, थ, द, ध, न, ल और स, इनको किस में शामिल किया गया है? दोस्तों दंत्य में शामिल किया गया है। दंत्य में क्यों किया गया है? क्योंकि जब हम इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो अपनी जो जीवा है वो कहाँ टकराती है? ऊपर वाले दांतों से टकराती है। ऊपर के दांतों से टकराने के कारण, दांतों से टकराने के कारण इनको किस में रखा गया है? दंत्य में। आप खुद भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। त, थ, द, ध, न, अपनी जीभ वो कहाँ टकरा रही है? दांतों से। इसलिए इनको किस में रखा गया है? दंत्य में रखा गया है। फिर अपनी प, फ, ब, भ, म, इस पंक्ति को किस में रखा गया है? ओष्ठ में। क्यों रखा गया है? क्योंकि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो अपने जो होंठ है वो आपस में टकराते हैं। इन ध्वनियों का उच्चारण बिना होंठ के नहीं किया जा सकता। प, फ, ब, भ, म, होठों के बिना इन ध्वनियों का उच्चारण करना असंभव है। अर्थात इन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए होठों की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए इनको किस में रखा गया है? ओष्ठ में। फिर फ और व, ये अति महत्वपूर्ण है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि फ और व को किस में रखा जाता है? तो साथियों फ और व को किस में रखा जाता है? दंतोष्ठ में। किस में रखा जाता है? दंतोष्ठ में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? दंतोष्ठ में। और इस दंतोष्ठ में क्यों रखा जाता है? क्योंकि व का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है? पहले अपने जो ऊपर की होंठ हैं, जो ऊपर के दांत हैं, वो होठों के ऊपर रखे जाते हैं। जैसे व, इन ध्वनियों का उच्चारण करने पर होंठ और दांतों दोनों की सहायता ली जाती है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? दंतोष्ठ कहा जाता है। फिर एक रहा ज, ज को किस में शामिल किया जाता है साथियों? वर्तस्य में। वर्तस्य से अभिप्राय क्या है? मसूड़ा। वर्तस्य से अभिप्राय क्या है? मसूड़ा। वर्तस्य से अभिप्राय क्या है? मसूड़ा। जब हम इस ज अरबी फारसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने पर अपनी जो जीवा है वो कहाँ पर टकराती है? मसूड़ों से टकराती है। इसलिए इनको क्या कहा गया है? वर्तस्य कहा गया है। तो साथियों एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं। प्रश्न आ जाए कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को किन किन भागों में बांटा गया है? तो क, ख, ग, घ, अंग, अर्थात क वर्ग को किस में शामिल किया गया है? कंठ में। च वर्ग को किस में शामिल किया गया है? तालव्य में। ट वर्ग को किस में शामिल किया गया है? मूर्धन्य में। और त वर्ग को किस में शामिल किया गया है? दंत्य में। और प वर्ग को किस में शामिल किया गया है? ओष्ठ में। और फ और व को किस में शामिल किया गया है? दंतोष्ठ में। और ज वर्ग को किस, जो ज है जिसके नीचे नुक्ता का प्रयोग किया गया है, जिसके नीचे नुक्ता का प्रयोग किया गया है, उसको किस में रखा गया है? वर्तस्य में शामिल किया गया है। वर्तस्य में शामिल किया गया है। तो अब साथियों
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं उनके बारे में वो जान लेती हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ पर बार बार एक चीज आई कि क, अरबी फारसी जो वर्ण हैं क, ख, ग, ज और फ, इनके नीचे नुक्ता का प्रयोग करते हैं। ये जो नीचे बिंदी लगी है इसको साथियों क्या कहा जाता है? नुक्ता कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है साथियों? नुक्ता कहा जाता है। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए इस नुक्ता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। किसने किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। किसने किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। इसके अलावा साथियों उन व्यंजनों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कौन बनते हैं उनकी चर्चा हम आगे वाली क्लास में करेंगे। अपना आज का समय पूरा हुआ। जय हिंद, जय भारत साथियों।